की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर।
नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो बिटकॉइन मामला है, जिसकी कल बड़ी गूंज सुनाई पड़ी थी, जिसमें कई नेताओं के नाम आए थे, सुप्रिया सुळे के साथ में नाना पटोले के बड़े बड़े नाम आए हैं। तो देखेंगे कि बिटकॉइन मामला है क्या, और क्या इसका इस्तेमाल जब काले धन पर शिकंजा कसा तो क्या बिटकॉइन, जो कि एक आभासी करेंसी होती है, वर्चुअल करेंसी होती है, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति के लिए, चुनाव के फंडिंग के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल हो रहा है क्या, और इस मामले में कहां तक आरोप प्रत्यारोप और कहां तक जांच पहुंची है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी। कल मतदान खत्म हुए और आज कीमत बढ़ा दी। कर्नाटक में बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। तो ये जो खटाखट इकोनॉमी में कीमतें 2 गुनी और कई गुनी हो रही हैं, ये फ्रीबी पॉलिटिक्स और जो शॉर्टकट राजनीति है, उसका असर हमने हर जगह देखा। हिमाचल में देखा, कर्नाटक में देखा, पंजाब में देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं गारंटी देने वक्त तो गारंटियों की लिस्ट थमा दी जाती है, लेकिन उसके बाद कल वोट पड़ा, आज कीमत बढ़ी। यानी कि यही है फ्रीबी पॉलिटिक्स की सच्चाई। इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद आज बात करेंगे कि नक्सलियों के बुलेट पर बैलेट बड़ा जबरदस्त भारी पड़ा है, झारखंड के चतरा से लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक। तो किस तरह से चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय मोदी सरकार के अंदर पिछले 10 सालों में जिस तरह नक्सलियों के इलाके को बिल्कुल सिकुड़ा दिया गया है, अब तो केंद्रीय गृह मंत्री ने बोल भी दिया है कि मार्च 2026 नक्सली फिनिश डेडलाइन दे दिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरे के अंतिम दिन आज वहां की संसद को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की विशेष बैठक। विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की तैयारी। आतंकी घुसपैठ के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर छापेमारी। रामबन, किश्तवाड़, डोडा, रियासी और उधमपुर में की कार्रवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई फैसलों को दी है चुनौती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओ पीडीआर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। एशिया प्रशांत में शांति और समृद्धि पर दिया जोर। कल चुनाव और उपचुनाव के खत्म होते ही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2 गुनी तक बढ़ा दी कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें। तो बीजेपी ने कहा खटाखट इकोनॉमी से जनता परेशान। और इस बार झारखंड के चतरा से लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक बुलेट पर पड़ा बैलेट जबरदस्त भारी। तो चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ये हाल में सबसे बड़ी कामयाबी। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो बिटकॉइन मामला है, जिसकी कल बड़ी गूंज सुनाई पड़ी थी, उसको लेकर क्या राजनीतिक उबाल, सियासी उफान आ चुका है बिटकॉइन मामले पर। तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जो पॉलिटिकल फंडिंग है, उसमें डिजिटल करेंसी की चर्चा एक नई बहस को जन्म दे रही है। बिटकॉइन के बदले कैश लेने और इसका उपयोग चुनाव में करने के आरोप लगे हैं। और यह आरोप एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुळे और कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले पर बिटकॉइन के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है। और यह आरोप किसी अरे गहरे ने नहीं, महाराष्ट्र के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने लगाया है। और इसी कड़ी में ईडी और सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। कल ईडी ने एक ऑडिट कंपनी पर छापा भी मारा था। सीबीआई ने एक व्यक्ति को समन भेजा है और इस घोटाले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की है।
तो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र पाटिल के बयान के ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया है, बैकफुट पर ला दिया है। रविंद्र पाटिल ने सुप्रिया सुळे और कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले पर क्रिप्टो करेंसी मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। तो क्या है ये बिटकॉइन? और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, दरअसल वर्चुअल करेंसी। इस पर सरकार का कोई कंट्रोल होता नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आपने भी इसका नाम सुना होगा। तो बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि विदेशी धन के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। सुप्रिया सुळे और नाना पटोले ने चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए अवैध बिटकॉइन लेन देन का इस्तेमाल किया है। तो बिटकॉइन पर छिड़े विवाद के बीच आज राहुल गांधी ने अमेरिका की एक खबर पर सीधे उद्योगपति अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों में कहा गया है कि राज्य सरकारों को महंगी बिजली बेचने के लिए रिश्वत दी गई थी। जिन राज्य सरकारों के नाम उस रिपोर्ट में हैं वो ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की है। यानी कि कांग्रेस और विपक्ष दलों के शासित राज्यों में घूस देने का आरोप है। तो अडानी ग्रुप ने कहा है इस पर कि अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के आरोप निराधार हैं। लेकिन राहुल गांधी इस आरोप की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आज शेयर मार्केट में इस खबर ने भूचाल ला दिया और अडानी ग्रुप का शेयर 20% गिर गया। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारतीय निवेशकों के साथ धोखा कर रहे हैं और विदेशी साजिश का कहीं ना कहीं टूल किट बन रहे हैं। वो देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति के खिलाफ कई विदेशी एजेंसी सक्रिय हैं। इस हालत में राहुल गांधी का बेबुनियाद आरोप के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचती है। ये हमने पहले भी देखा है। आपने पहले भी ये देखा है कि किस तरह से ये मामले आते हैं। और जरा टाइमिंग भी देखिए कि 25 तारीख से संसद का सत्र भी शुरू होना है। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है और पहले भी ऐसा होता रहा है कि संसद के सत्र के ठीक पहले इस तरह की कोई ना कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट आ जाया करती है। लेकिन बिटकॉइन मामले में पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने जनता के सामने सच आने की मांग रखी और कहा कि सच तो सामने आना ही चाहिए। को वॉइस नोट आ गई तो जस्ट बिकॉज इलेक्शन चल रही है, हाँ, मैं 14 महीने 5 करोड़ की के एलिगेशन के लिए 14 महीने अंडर ट्रायल करके जेल में गुजार चुका हूं। और यहां कोई 100 करोड़ और 150 करोड़ की बात कर रहा है। जस्ट बिकॉज इलेक्शन सामने है, क्या मैं 3 दिन चुप बैठूं? क्या जनता का अधिकार नहीं है तथ्य समझने का? और ये जिम्मेदारी नहीं बनती एजेंसीज की इसके ऊपर फटाक से एक्शन ले? तो मैंने सोचा ये मुनासिब मेरे लिए नहीं होगा कि मैं तथ्य को छुपाऊं, इसलिए मैं मीडिया के पास गया और मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचूं, वहां भी मैं पहुंचा। खोलकर बात कर रहे हैं रविंद्र पाटिल, खोलकर नाम भी लिया है सुप्रिया सुळे का और नाना पटोले का। तो नाना पटोले ने कहा कि हार की वजह से दरअसल ये ओछी हरकत की जा रही है। ये बिटकॉइन जो लोगों ने लाया और वो ऑडियो जो सुधांशु त्रिवेदी ने जो कल रात को दिखाया, तो ऑडियो से लोगों ने ही बोला कि ये तो डरे हुए हारने के लिए और हार के वजह से ये ऊंची हरकत कर रहे हैं। लोगों ने उसके ऊपर बहुत टिप्पणी की और सोशल मीडिया पे वो आपको आज ट्रेंड दिखा। वही महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस में जो प्रभारी हैं, केरल के नेता हैं रमेश चेन्निथाला, उन्होंने कहा ये तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। I don't believe it. It is only an election stunt. Both of them are denied it, and they are going to take legal action against the person who has leveled allegation against them. और कोई मामला आए और संजय राउत चुप रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो संजय राउत ने कहा 2000 करोड़ रुपए का रिश्वत बीजेपी ने इलेक्शन के लिए लिया है। सुनिए उनको भी। चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा अडानी का यहाँ आया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इस चुनाव में खर्चा हुआ है। वो पूरा पैसा अडानी का है। ये करप्शन है, ये ब्राइब है। और इस प्रकार के ब्राइब के लिए ही ट्रंप प्रशासन ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह हमारे लिए, देश के लिए शर्म की बात है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश का पूरा उद्योग मोदी जी दे रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था मोदी जी दे रहे हैं। संजय राउत ट्रंप प्रशासन कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन अभी है नहीं, अभी बाइडेन प्रशासन है वहां पर अमेरिका में अभी तक।
खैर, इन सारे मामलों पर, चाहे बिटकॉइन हो या फिर अदानी मामला हो, राहुल गांधी का बयान सबसे ताजा बयान है। उन्होंने कहा चाहे जिसकी भी सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच तो होनी चाहिए। राहुल गांधी की बात सुनिए। चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। तो आपने राहुल गांधी की बात सुनी। राहुल गांधी ने दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात कही है। लेकिन आप देख लीजिए कि इसकी टाइमिंग को जरा देखिए कि अमेरिका से जो ये खबर आ रही है, इसकी टाइमिंग को समझिए। टाइमिंग क्या है? 25 तारीख से संसद का सत्र होना है, आज 21 तारीख है, यानी संसद सत्र के ठीक पहले कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी पेगासस मामला, कभी कुछ और आ ही जाता है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। लगता है बिल्कुल एकदम टिका करके रखते हैं कि संसद का सत्र भारत में होने वाला है, उसके पहले ये जरा एक पटाखा फोड़ दो। और इसका असर क्या होता है? कुल मिलाकर इसका असर होता है, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे ये खबर हो, इसमें होता यह है कि भारतीय शेयर बाजार पर थोड़ी देर के लिए बुरा असर पड़ता है, आम निवेशकों का नुकसान हो जाता है। तो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि 4 राज्यों के सीएम से भी तो पूछा जाना चाहिए कि ये पूरा मामला है क्या अडानी वाले मामले को लेकर। की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं, वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ये बीजेपी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया, उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन पूरा मामला है क्या बिटकॉइन से लेकर अडानी तक? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह, और साथ में हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी। मैं पहले नीरज का रुख करता हूँ। नीरज, जरा बिटकॉइन मामले में पहले बताइए कि रविंद्र पाटिल ने तो बिल्कुल कैमरे के सामने आकर वो बिल्कुल पूरी खुल करके आरोप लगा रहे हैं कि हम तो सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। ईडी ने कल कार्रवाई की थी, सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है, कहां तक जांच पहुंची है इसकी? देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने मामला दर्ज किया है और इसके अलावा गौरव मेहता और जो भारद्वाज बंधु हैं, जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं, उनको सम्मन भी किया है। पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है उनको कि वो जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और अपना जो पक्ष है उसको रखें। कल ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है छत्तीसगढ़ में और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं वो एकत्र किए हैं। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से रविंद्रनाथ पाटिल बोल रहे हैं कि उनके पास वॉइस नोट हैं, खासतौर से नाना पटोले और सुप्रिया सूले के। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये वॉइस नोट कितने सत्य हैं, फॉरेंसिक इसकी जांच होगी तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कई सारे बड़े सवाल जरूर खड़े करते हैं कि जिस तरीके से बिटकॉइन को लेकर कैश कराने की बात निकलकर सामने आ रही है और उसका जो पैसा है वो इलेक्शन में उस पैसे के प्रयोग करने की बात निकलकर सामने आ रही है। 10 वॉइस नोट का जो जिक्र है वो पाटिल कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है लालचंद के पाटिल इस मामले में गिरफ्तार भी हुए थे। 2017 में ये मामला जब सामने आया था, उस समय पाटिल को ये जिम्मेदारी दी गई थी जांच के लिए। लेकिन उसमें से कुछ बिटकॉइन कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन वॉलेट है उसमें से गायब हो गए थे और उसके बाद इसमें पुणे और दिल्ली में केस भी रजिस्टर्ड हुआ था। मुंबई जो पुलिस है उसने केस रजिस्टर्ड किया, उसके बाद ईडी के पास ये मामला पहुंचा और ईडी इस पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है। कल गौरव मेहता के यहाँ ईडी की टीम पहुंची है, कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं ईडी ने जब्त किए हैं। अब सीबीआई जल्दी ही इनसे पूछताछ करेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सवाल कई सारे खड़े होते हैं, सुप्रिया सूले के ऊपर भी, नाना पटोले के ऊपर भी, कि जिस तरीके से वो लगातार वॉइस नोट में उनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और लाखों करोड़ों का जो पैसा है बिटकॉइन के माध्यम से उसको कैश कराकर इलेक्शन में प्रयोग करने की बात आ रही है। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
ये क्या है, मतलब अडानी के ऊपर ये मामला आता है, 4 राज्यों में बिजली को लेकर के, ये दरों को लेकर के मामला आता है, और इसकी टाइमिंग को ज़रा देखिए कि 25 तारीख से संसद शुरू होना है, और मैं चाहे इसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आप जाइए, पैगासस में जाइए, ये हमेशा संसद सत्र के पास आकर के कुछ ना कुछ रिपोर्ट आती है, भारतीय शेयर बाजार पर इसका असर होता है, इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन जाती है, आम निवेशकों का थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। ये लगता है कि एक पैटर्न सा बन गया है क्या बिल्कुल अपने यहाँ? लाल जी, इसको अगर इस तरह से आम लोगों की भाषा में समझे तो ये सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट डील का मामला है, जिसमें किसी एक खास उद्योगपति को या इन्वेस्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो दूसरे जिसको नहीं मिला है वो उस पर सीधे घूस लेने का या दूसरे आरोप लगाता है, लगवा देता है, सीधे लगाता है कि शायद उसने ऑफिसर्स को घूस दी थी, इसने इसकी घूस दी थी और इसके कारण उसको ये मिल गया है कॉन्ट्रैक्ट, हमें नहीं मिला है। इस मामले को मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में बताने के लिए इस बात को रख रहा हूं उदाहरण के तौर पे कि अमेरिका की एक कंपनी को और अडानी के कंपनी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट का ये एक डील था, जिसके जो स्टेट के नाम लिए गए हैं, जो एनर्जी सेक्टर्स की वो थी, उसमें अमेरिकन कंपनी के भी कुछ लोग निवेशक थे, उनको ये नहीं मिला, तो उसने अमेरिका में इस बात के, अमेरिका की कोर्ट में उसने ये केस किया इस मामले को कि वहां अडानी की जो कंपनी है उसने घूस देकर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसमें कुछ अफसरों को और सरकार को, राज्य सरकारों को घूस दिया गया और इसकी सुनवाई होते हुए उसमें ये आरोप लगाया गया। अब सवाल ये है कि अमेरिकी की कंपनी का इंटरेस्ट है, जो अपनी इंटरेस्ट के लिए वो घूस की बात करता है अमेरिकी के कोर्ट में, चूंकि वो अमेरिकन सिटीजन है, उसकी वो सुनवाई होती है जी। तो अब सवाल ये है कि उसके लिए राहुल गांधी का विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने का क्या मतलब है? और सवाल यह है कि राहुल गांधी इस चीज को जाने बगैर कि उसमें जिस स्टेट का और जिस टाइमिंग का नाम दिया गया, उस समय में भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ थे, उस समय में नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल उस समय में डीएमके के चीफ मिनिस्टर स्टालिन अभी हैं जी, उस समय में ये रेड्डी जी का वहां पे वाईएसआर का वहां आंध्र प्रदेश का था जी। तो इन स्टेट का क्या डील रहा है, इसमें पीएम मोदी का क्या नाम आ जाता है? क्या लेना देना, सही बात है। और इस डील में चूंकि ये ऊर्जा और बिजली का मामला, ये स्टेट गवर्नमेंट का डील होता है। अभी स्टेट गवर्नमेंट कैसे ये बिजली खरीदती है, वो महंगी है या सस्ती, उसमें सेंटर का क्या रोल होता है? अगर ये इन सारी चीजों पे राहुल गांधी की टीम को कोई रिसर्च नहीं है, तो सीधे सीधे जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी किसके भारत के निवेशकों के साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है। और आज अडानी के शेयर 20% घटे हैं, उसके साथ अगर दीजिए आप देखिए कि छोटे छोटे निवेशक जो इस दौर में शेयर मार्केट में आए हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा उनकी तादाद है। अब वो 2.5 करोड़ के छोटे निवेशकों को आप एक दिन में उनकी पूंजी लूट लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप एक टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं, जो कभी हिंडनबर्ग के रिसर्च की रिपोर्ट को लेके आप आते हैं और उसको पब्लिक में कहते हैं कि ये सही है, जबकि वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में इसकी जांच हुई है, सेबी की जांच हुई है, सब में अडानी ग्रुप के उसमें क्लीन चिट मिली है। तब आप अमेरिका कंपनी के एक कंपनी के आरोप को अगर भारत में इस तरह का विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तो आप देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के जो साजिश हो रही है उसके कहीं ना कहीं एक हिस्सा बनते हैं। या तो आप मोहरा बने हुए हैं या सीधे शामिल हैं, सीधी सी बात है। नीरज, एक बात आपसे जरूर और करना चाहूंगा मैं कि क्या कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियों ने पिछले दिनों काले धन को लेकर इस तरह की कार्रवाई की, कैश पर, काले धन पर, कि जो ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने के लिए अब कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने जो वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन है उसको अपना रखा है, क्या ये इशारा मिलता है क्या इस पूरे मामले से? हालांकि जांच तो अभी होनी बाकी है। देखिए, बिल्कुल इशारा मिलता है और जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि उस बिटकॉइन को कैश कराने की बात है और उस कैश का इलेक्शन में प्रयोग करने की बात है, निश्चित तौर पर आप देखें कि जिस तरह की स्थिति अभी पूरे देश के अंदर है, कोई भी नहीं चाहेगा कि बड़ी मात्रा में जो कैश है वो अपने साथ रखें। तो इस तरह की जो डीलिंग है, ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं, जो खासतौर से चुनावों में जो अकूत धन है उसका जो इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह के कह सकते हैं कि हथकंडे अपनाते हैं। बिटकॉइन कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बिटकॉइन के थ्रू जो कैश है वो कराया है
और इस समय चाहे हम सुप्रिया सूले की बात करें या नाना पटोले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, निश्चित तौर पर ये संभावना है और जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो तो जांच का विषय है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं इसको एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम थोड़ी देर बाद ये चर्चा करने वाले हैं, खास चर्चा कि किस तरह से खटाखट इकोनॉमी में कल मतदान खत्म, आज कीमतें बढ़ गई, तो ये जो साइड इफेक्ट होता है इसी पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त अब हम करेंगे आज की खास चर्चा, और आज की खास चर्चा जो हम करने वाले हैं वो कि कल मतदान खत्म, आज कीमतें बढ़ गई कर्नाटक में बहुत सारी चीजों की। तो ये खटाखट इकोनॉमी में कीमतें दोगुनी हो रही हैं। राहुल गांधी की 5 गारंटी और खटाखट इकोनॉमी और कर्नाटक आदर्श मॉडल को चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लोगों के सामने रखा और रखती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो कुछ और ही है। महाराष्ट्र में चुनाव का शोर थमते ही कर्नाटक सरकार ने अस्पतालों की फीस में बड़ा इजाफा कर दिया। अब कर्नाटक में मेडिकल एजुकेशन के तहत अस्पतालों में इलाज महंगे होंगे। इलाज, सर्जरी, ब्लड टेस्ट, इन सब की फीस में 20% की बढ़ोतरी हो गई। 750 रुपए के वार्ड की सीट अब 1000 रुपए की होगी। OPT रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसको तो 2 गुनी कर दी है। तो बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि खटाखट इकोनॉमी का जबरदस्त चोट जनता पर पड़ा। हिमाचल प्रदेश में आपने एक से बढ़कर एक खबरें सुनी होंगी। बिगड़ी अर्थव्यवस्था के साथ कर्नाटक भी अब इसमें शामिल हो गया है। तो सवाल है कि बिजली, पानी, बस यात्रा फ्री के बीच बिजली की दर में भारी वृद्धि हुई। कर्नाटक में पेट्रोल के भी दाम बढ़ाए गए। स्टाम्प ड्यूटी से लेकर दूध तक की कीमत बढ़ा दी गई। कुछ लोगों के लिए फ्रीबी की मार आम लोगों पर पड़ जाती है। कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री तो नहीं है। चुनाव जीतने का शॉर्टकट फॉर्मूला का शॉर्ट सर्किट होना तय है। इसका उदाहरण तो राजधानी दिल्ली में भी लोग देख रहे हैं, जहां पर बिल्कुल सांस लेना मुहाल है, दम घोटू हवा है केजरीवाल जी की फ्रीबी राजनीति का असर। साथ ही पंजाब, हिमाचल और अन्य राज्यों में खजाने पर फ्रीबी के बढ़ते बोझ ने विकास कार्यों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कर्नाटक के सीएम खुद सिद्धारमैया मानते हैं कि गारंटी स्कीम से राज्य का बजट दबाव में है, लेकिन ये गारंटी तो जारी रहेगी, ये कहते हैं वो, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला है। उधर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी सिद्धारमैया सरकार अब क्या कर रही है कि रोज नए कमीशन का गठन कर देती है। पिछले 18 महीने में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पिछली बीजेपी सरकार के खिलाफ जांच के लिए 10 कमीशन बना डाले। इससे पहले सिद्धारमैया ने 5 मंत्रियों की कमेटी बनाकर पूर्व की बीजेपी सरकार के खिलाफ 21 तथाकथित भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी सौंप रखी है। तो जाहिर है कि सिद्धारमैया बीजेपी के खिलाफ जांच तेज कर अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के असर को कम करना चाह रहे हैं। लेकिन मुडा स्कैम जो जमीन घोटाला है उसमें खुद को शामिल होने के बाद जमीन वापस करके पाक साफ हो जाना चाहते हैं कि चलो अब तो हमने वापस कर दिया, मामला खत्म करो, लेकिन ऐसे होता नहीं है। कर्नाटक से आने वाले नेता, जेडीएस के नेता और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि 5 गारंटी को लागू करने के लिए कर्नाटक की सरकार बेवजह जनता पर बोझ डाले जा रही है, बढ़ाई जा रही है। All the issues state government, they have actually putting burden on the government, on the common man, to actually implement that 5 guarantee programs. For that,
unnecessarily they are burdening on the common man. This is not good. तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस फैसले को लूट और झूठ का मॉडल बताया। उन्होंने कांग्रेस की गारंटी योजना को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गारंटी योजना के लिए ही राज्य का खजाना खाली किया जा रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के खटाखट मॉडल का एक और उदाहरण, आज कर्नाटका में जो दाम है ओपीडी चार्जेस के, लैब टेस्ट के, ट्रीटमेंट के, उनको बढ़ा दिया गया है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स है उसमें जो कॉमन मैन है उसके लिए लगातार बढ़ती हुई कीमतें कर्नाटका की सरकार दे रही है। कर्नाटका की सरकार का मॉडल केवल इतना है, लूट और झूठ। लूट करो, वाल्मीकि स्कैम, लिकर स्कैम, मूडा स्कैम, और केवल कर्नाटका नहीं, तेलंगाना और हिमाचल में भी। हिमाचल में तो स्थिति इतनी बुरी है कि वहाँ पर हिमाचल भवन भी बिक रहा है। वहाँ पर 18 होटल जो है उनको भी शटडाउन करने के लिए कहा है हाईकोर्ट ने। जहाँ जहाँ कांग्रेस आई वहाँ बर्बादी, महंगाई और कंगाली लाई। तो फ्रीबी की मार पड़ रही है लोगों के ऊपर। कल चुनाव खत्म, आज कीमतें बढ़ा दी गई। तो इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी। साथ में अनिल थॉमस जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिल थॉमस जी आपका भी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं विनोद मिश्र जी के जरिए, थोड़ा इसको बढ़ाता हूं चर्चा को। विनोद जी, कल मतदान खत्म, थोड़ा सा भी 2-4 दिन भी इंतजार नहीं, आज ही बढ़ा दी फटाफट, बिल्कुल जिसे कहते हैं खटाखट। तो बाकी चीजें खटाखट हो ना हो, लेकिन फटाफट कीमतें जरूर बढ़ गई कर्नाटक में। लाल जी, मैं अगर आपके ही सवाल का से आऊं तो सबसे ज़्यादा देखिए कि इस पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और लोगों को ये बताते थे कि राहुल गांधी की जो ये गारंटी है महाराष्ट्र में, वो गारंटी एकदम पक्की गारंटी है क्योंकि कर्नाटक ने उसको करके दिखाया है। तो आप कोई भी इलेक्शन ले लीजिए, राहुल गांधी जब कहते हैं कि हमने ये मॉडल कर्नाटक में करके दिखाया है, हिमाचल में करके दिखाया है, तो वो इसमें चीफ मिनिस्टर को उतारते हैं और वो मंत्री वहां जाके बताते हैं। लेकिन वो मंत्री ये नहीं बताते हैं कि आपने ये सारी गारंटी जो दी है वो एक राइडर के साथ दी है और वो सिर्फ जोड़ दिए हैं उसमें। हाँ, सिर्फ राइडर के साथ दिया है। जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री है तो किन महिलाओं के लिए है, जैसे बिजली का बिल है वो फ्री है तो कितने लोगों को है, जैसे वहां महिलाओं को जो 2000 रुपए की बात प्रियंका गांधी की स्कीम थी वो लागू है तो कितनी महिलाओं को मिल रही है। अभी भी अब 2 साल से ज्यादा हो गए, वहां अभी भी 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिला। तो अब सवाल है, लेकिन इसकी पब्लिसिटी तो आप गारंटी का पूरे राज्य में घूम घूम के करते हैं इलेक्शन के समय में, लेकिन हस्र क्या है सिर्फ इतनी गारंटी में। कर्नाटक में आप देखिए कि हालत क्या है कि आप अगर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेवा है वो हॉस्पिटल का है और वो हॉस्पिटल के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर चलने वाले हॉस्पिटल हैं, वहां ओपीडी से लेके हर जांच की कीमत लगभग 2 गुनी हो गई है। तो ये जनता का पैसा आप एक जगह देते हैं, उसी गरीब आदमी से दूसरी जगह वसूल रहे हैं जी। तो ये दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती। यह बात जनता को जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक ये शॉर्ट सर्किट की सियासत में वो गजरा। हाँ, अब आ रही है। हाँ, लालचंद जी, मैं कह रहा हूं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार को जो उनके सबसे निचले स्तर पे जो जनता संघर्ष कर रही है उसके लिए स्कीम्स लेके आना चाहिए। अभी विनोद जी ने बड़ी सही चीज कही कि जो तमाम स्कीम्स हैं उसके भीतर राइडर्स लगे हुए हैं, किंतु परंतु लगे हुए हैं। देखिए, इसका मतलब है कि देखिए उन्होंने खोल के रख दिया कि कर्नाटक में जो स्कीम्स हैं वो बिल्कुल खुलेआम किसी के लिए नहीं है कि वो हम लोग कह सके कि वो फ्रीबीज है, वो कि जनता को लुभाने के लिए। इसका मतलब है उसमें अगर किंतु परंतु लगा हुआ है तो जो नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। विनोद जी ने जो राइडर वाली बात कही है ना, मैं जरा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। विनोद जी का कहना है कि जिस समय वादा करते हैं उस समय राइडर के साथ वादा नहीं करते हैं, उस समय तो इसको एकदम आम कर देते हैं, ठीक है। जब लागू करना होता है तब उस पर राइडर लगा देते हैं। ये विनोद जी के कहने का मतलब था। मैं उनके बात का समर्थन ही कर रहा हूँ कि देखिए, अगर किसी स्कीम को बिल्कुल खुले खोल दिया जाए, यानी कि जो लोग समाज के सक्षम वर्ग हैं अगर उन्हें भी सब्सिडी दिया जाए
तो फिर ये धन का संसाधनों का जो है वो एक बर्बादी की स्थिति यही बनती है। बिल्कुल सही बात का आप कह रहे हैं, लेकिन तो यही इसमें- बात जिस समय प्रॉमिस करते हैं ना, जिस समय गारंटी दे रहे होते हैं चुनावों में, यही बात आनी चाहिए राहुल जी। लालचंद जी देखिए, आप 2 मिनट सुनेंगे, देखिए मैं बिल्कुल सही चीज ही कह रहा हूं, हाँ। पूरे रिसर्च के साथ हूं आपके पास। नहीं, कह आपने तो कहा रहे हैं, कि आप सही चीज कह रहे हैं, कहिए। आम आदमी पार्टी के साथ आपने कहा कि कांग्रेस लेके आई, लेकिन कांग्रेस से भी ज्यादा अगर इसकी मूल आत्मा को पकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा। आप अच्छा। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को देख लीजिए और झारखंड के घोषणा पत्र को देख लीजिए। ठीक है, लाड़की बहन इस पर तो मैं योजना अनिल महाराष्ट्र- थॉमस जी से जवाब लूंगा ही, बिल्कुल मैं लूंगा कह रहा हूं जवाब। कि लड़की बहन योजना को लेकर देखिए कितना ज्यादा एकनाथ शिंदे आश्वस्त हैं, और उस एक योजना को लागू करने के लिए तमाम जो दूसरे महाराष्ट्र की योजनाएं थी उसे बंद कर दिया गया। लेकिन देखिए एक जो और आरोप लग रहा है कि देखिए महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का दाम जो है कि बढ़ गया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार का जो है कि महंगाई दर के आंकड़े आए हैं अक्टूबर के पिछले सप्ताह ही। महंगाई दर के आंकड़े जो है कि आरबीआई के अनुसार 6% तक होना चाहिए। 6.2% आरबीआई की जो घोषित नीति है उसके 0.2% अभी ऊपर चल रही है। नहीं, उसमें फिर आप मूल्यांकन करेंगे तो फिर आपको तुलना जो है ना वो 10 साल का एवरेज निकाल के तुलना करना चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं लहसुन पूरे देश भर में क्या किलो बिक रहा है, टमाटर क्या किलो बिक रहा है। ठीक है, आपने क्योंकि सीधा सवाल अनिल जी से पूछा है, अनिल जी से सीधा सवाल पूछा है, मैं भी सीधे आपके सवाल को ट्रांसफर कर देता हूं। अनिल जी वो कह रहे हैं कि देखिए आज आप ये कह रहे हैं कि भाई कबाड़ा कर रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था का बिल्कुल नाश कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह का तो आपने भी महाराष्ट्र में किया है, आप भी कई राज्यों में करते हैं, तो आप वाला मॉडल अलग कैसे है, बताइए। जी नमस्कार। नमस्ते। पहली बात जो है, जो कांग्रेस सरकार जो कटाकट मॉडल जो कर्नाटक में लागू करने के लिए कोशिश किए हैं, जो आप जो बोले कि जो इलेक्शन के टाइम पे कोई राइडर्स नहीं दिए हैं, आम सबको महिलाओं को, सबको बिजली, सबको फ्री देने के लिए 5 गारंटी तो ऐलान कर दिए जी। तो उनका जो मकसद था, जो पार्लियामेंट जो चुनाव था, तब तक तो पूरा पार्लियामेंट सीट जीतने की जो उनके जो ख्याल थे, शायद वो 5 गारंटी तब तक तो चलाए। बाद में जो पार्लियामेंट इलेक्शन में उनको जो बहुत जो मार लगे, उनके सीट बहुत कम हो गए, तो क्या हो गया, तो उनको वो 5 गारंटी जो बंद करने के लिए उनके हाथ पे नहीं हो रहा है। तो दूसरा रास्ता क्या है, सबके दाम बढ़ाओ, दूध का पानी, उसका दूध का, इलेक्ट्रिसिटी का, स्टैंप ड्यूटी का, हर एक चीज का। कल जो है कर्नाटक सरकार ने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो गरीब जाते हैं जी, उनका भी जो ओपीडी और लैब चार्जेस और उनके जो इनपेशेंट है, गरीब केयर हॉस्पिटल, मैसूर में जो केयर हॉस्पिटल है, हर एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? गरीब, इनके जॉब में पैसा नहीं है तो जाते हैं कि हर सबसे बेहतरीन जो इलाज मिलता है। सब लालचंद जी एक संशोधन रखना चाहूंगा यहाँ नहीं, मैं यहाँ पर पहले अनिल जी से 2 सवाल जरूर पूछूंगा। अनिल जी आपने अपनी बात रखी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप जहां पर गारंटी देते हैं वहां पर आप चुनाव जीतने के बाद राइडर नहीं लगाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप कर्नाटक सरकार की तरह कीमत नहीं बढ़ाएंगे उन राज्यों में जहां पर आप गारंटी देते हैं, बताइए। जी, अब एआईसीसी की जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के द्वारा वो उनके जो पार्टी लीडर्स को बहुत स्पष्ट ने बताया कि आपका हाथ में ताकत रहा तो, आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस बराबर रहा तो आप ये खटाखट जो फ्रीबीज दो, नहीं तो उसको हाथ मत लगाना करके एआईसीसी के उनके अध्यक्ष ने बोला जी की वो बाइट आई, सही बात। तो अध्यक्ष जो खड़गे साहब को इतना अकल कैसे आया? तो उनके खुद के कर्नाटक में जो उनके 136 एमएलए जो ये कटाकट मॉडल में चुन के आए थे, वो एमएलए उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तो एक भी डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं हो रहा है। आप बेंगलुरु में आओ, पूरा रास्ता जो है ये जो रेनी सीजन में पूरा ठप पड़ा है। तो एक भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ तक जो है इवन सैलरी देने तक बहुत मुश्किल पड़ रहा है ये सरकार। ठीक है करना। आप राहुल जी को जोड़ना चाह रहे थे क्या? फिर विनोद जी के पास केवल मैं एक चीज ये कह रहे हैं कि गरीब लोग जा रहे हैं इलाज के लिए, तो मैं बता दूं कि जो आज वहां पे फीस में वृद्धि हुई है, चाहे वो अलग अलग चार्जेस, 10 रुपया के चार्जेस, 20 रुपया, 750 के बेड 1000 किए गए हैं, वो गैर बीपीएल यानी गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले हैं उनके ऊपर वो लागू नहीं हो रहा है। जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं उनके ऊपर ही लागू हो रहा है। इसलिए यह कहना
कि बिल्कुल गरीब लोग जा रहे हैं और उनका शोषण किया जा रहा है, तो गरीब लोगों के ऊपर ये बढ़े हुए रेट लागू बहुत बड़ा वर्ग निम्न मध्यम वर्ग का भी होता है राहुल जी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, हम सब समझते हैं। विनोद जी एक चीज खाली एक उदाहरण दे दूंगा, क्योंकि जब ये टॉपिक आ रहा था। विनोद जी एक तो ये जवाब दीजिएगा, दूसरी बात ये मैं आ रहा हूँ राहुल जी, दूसरी बात विनोद जी एक बात मैं और जोड़ दूं, आपकी बात विनोद जी एक बात मैं और जोड़ता हूँ। जो अनिल जी ने बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बयान तो दिया, लेकिन ना कांग्रेस ने उसको अपनाया, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद अपनाया, महाराष्ट्र में फिर उसी तरह की गारंटी दे आए। अनिल जी को इस बात का बेहतर हमसे जानते हैं, अनिल जी खड़गे जी को हमसे बेहतर जानते हैं जी, और कांग्रेस पार्टी में उनकी क्या हैसियत है वो भी वो जानते हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ अपनी जो एक पीड़ा थी, जो बता रहे थे कि वहां के एमएलए को इस बात की शिकायत है, खुद डीके शिव कुमार ने कह दिया था कि भाई हम कोई भी एमपी लैंड स्कीम जो है वो कर्नाटक में नहीं कर पाएंगे, मुझे पहले 5 गारंटी पूरी करनी है। सिद्धारमैया कई बार कह चुके हैं कि हमारे बजट पे ये 5 गारंटी का इतना बोझ है तो हम कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आखिर व्यवस्था क्या है, ये मैं आपको सीधे बता रहा हूं कि अब आप देखिए कि पूरी की पूरी कर्नाटक सरकार, जिसको राहुल गांधी एक मॉडल बता रहे हैं और जिस मॉडल को लेके वो जा रहे हैं, भी कम से कम आप इस चीज को समझिए राहुल लाल जी, कांग्रेस के जो अभी आप कह रहे थे, अनिल जी जो कह रहे थे, दोनों का मैंने सुना है। आपका उस बात को लेके हमेशा इस बात को, एक सरकार की बीजेपी का जो जिसको आप फ्रीबी कहते हैं वेलफेयर स्कीम में, उसमें उसका बजट का प्रावधान है और जो सरकारें कम से कम कंटिन्यू करती है उसको पता है कि ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, उसे देना भी करना भी पड़ेगा। सही बात। इसके लिए उसमें यही बात मल्लिकार्जुन तो खड़गे कह रहे थे, जिसका लगभग सभी पार्टियों ने स्वागत किया कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप ये क्यों ये इस तरह के वादे करते हो जिसको आप पूरा ना कर सको। यही बात अभी अनिल जी कह रहे थे जी। अब ये सवाल है कि क्या हिमाचल प्रदेश की एक छोटा सा राज्य, जिसकी अर्थव्यवस्था की पूरी चीज होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म पे चलता है, क्या उस स्टेट को ये इतने बड़े 5 गारंटी का लोड देना चाहिए? अगर उसने किसी ने नेता ने दिया है तो उसके साथ क्राइम किया है। जो इसका प्रसिद्ध जो मंडी हाउस है वो भी कुर्की के उस पे आ गया, नीलाम हो रहा है। ये अपराध किसने किया है? वहां टॉयलेट पे टैक्स लगा है। क्या बात करते हैं? इंप्लॉई की जो सैलरी है वो 1 तारीख को कई बार नहीं आई है। अब क्या ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आपने कहा और अभी तक आप ओल्ड पेंशन स्कीम को देने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति आपने जो बनाया है स्टेट को बैंकरप्सी पे लाने के लिए, ये शॉर्ट सर्किट का आपका ये मामला है। बिल्कुल। तो ये शॉर्ट सर्किट जो आपका हो रहा है वो इसलिए ये चेतावनी की बात है कि आप जो ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत का आदर्श बना रहे हैं, कर्नाटक उसका शिकार हो रहा है। कर्नाटक में डेवलपमेंट, कर्नाटक एक आप ये सोचिए कि पूरे एक हब बन रहा है साइबर का, वो पूरी एक सिटी बन रही है जिसके डेवलपमेंट पे पूरे देश को एक तरह से नाज है। उस देश को, उस स्टेट को आप कंगाली की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल को आप इस तरह से बीपीएल और इसमें मत बांटिए। अभी भी लोगों को सरकारी इलाज हॉस्पिटल पे भरोसा होता है, वो एक ओपीडी में जाता है, उसको कहे कि अब इसका चार्ज 2 गुना हो गया। तो ये सब चीजें आप उसको फ्री बिजली दे रहे हैं और वहां पे आप डबल चार्ज ले रहे हैं। तो ये चीजें राहुल लाल जी, ये सबका ये समझने की जरूरत है और चिंतन की जरूरत है। बिल्कुल राहुल लाल जी, आप ही के पास मैं आ ही रहा हूं, आप ही के पास तो आ ही रहा हूं, और इसलिए भी आ रहा हूं कि कर्नाटक की भी बात है, हिमाचल से तो बड़ी अजीब अजीब सी खबरें आती रहती हैं। कभी टॉयलेट गिनते हैं, कभी कहते हैं बस में इतना भार लेके चलोगे तो इतना पैसा लगेगा एक्स्ट्रा है, कभी वहाँ के लोगों को सैलरी नहीं मिलती, और हिमाचल भवन जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, उसकी नीलामी की खबर आ गई। अब बताइए, इस तरह के साइड इफेक्ट जब होते हैं तो क्या इसको आप तुलना कर पाएंगे अनिल थॉमस जी की पार्टी की? अनिल थॉमस जी की पार्टी जहां सरकार चला रही है वहां से ऐसी कोई अजीब अजीब सी खबर नहीं आती, बताइए। जी, मेरा पार्टी नहीं है, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता हूं। अनिल थॉमस जी, आ रहा हूं, राहुल जी की पहले बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रशासित राज्यों में क्या स्थिति है। क्योंकि जब ये टॉपिक हमारे पास आया तो मैं आपके कार्यक्रम के लिए लालचंद जी पूरी तरह से तैयारी करके आता हूं। बिल्कुल आना ही चाहिए, बिल्कुल। और देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में राम मनोहर लोहिया संस्थान है, सरकारी हॉस्पिटल है,
वहां पे 1 रुपया की पर्ची की कीमत जो है वो 100 रुपया कर दी गई है। आप अपने दूरदर्शन के किसी भी संवाददाता को भेज दीजिए। और जो बीजेपी शासित तमाम राज्य हैं वहां पे अगर ओपीडी फीस तमाम दूसरे जो चार्जेस लिए जा रहे हैं उसके कीमतों से तुलना करें तो कर्नाटक की कीमतें या तो उसके बराबर है या तो उससे कम ही है, उससे ज्यादा कहीं भी नहीं है। तो आप बताइए, ये राज्य तो ना तो वो 5 गारंटी में नहीं दे रहा, उसी के बराबर का फीस ले रहा है। 5-6 सालों से वहां पे फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। इसलिए ये चीज कहना कि जब भी इस प्रकार के फ्रीबीज होते हैं खटाखट में शॉर्ट सर्किट की स्थिति हो जाती है, इस बात से मैं कहीं से भी सहमत नहीं, आप इससे इनकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हिमाचल से, कर्नाटक से जैसी जैसी खबरें आती हैं उसमें डीके शिव कुमार के बयान है, सिद्धारमैया के बयान हैं, जैसी जैसी खबरें आती हैं, इसलिए डिनाई तो आप नहीं कर सकते, डिनाई मोड में तो नहीं जा सकते। लालचंद जी, केंद्र सरकार भेदभाव भी करती है कांग्रेस शासित राज्यों के साथ। कैसे? ये मुझे लगता है ये बहुत ही पुराना फंडा, बहुत पुराना फंडा है, क्योंकि राज्यों का जो हक बनता है वो राज्यों को दिया जाता है। अनिल थॉमस जी बताइए, उन्होंने गिनवा दिया कि भाई आपके इस राज्य में इतना, इस राज्य में इतना, उसके हिसाब से कर्नाटक में क्या गलत हुआ है, वो जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं सही किया है। जी, कर्नाटक में जो सिद्धरामैया की गवर्नमेंट, सिद्धरामैया बोलते हैं कि ये सब गारंटी चालती में रहेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार बोलेगा कि उसमें कुछ बदलाव लेके आना है क्योंकि तो सरकार नहीं चल रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, हर एक, अब देखिए SC ST जो फंड्स है करोड़ों रुपए ये पूरा जो डाइवर्ट हो गया है, तो जो परिशिष्ट जाति पंगड़ है उनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है सरकार से, एक बात। दूसरी बात जो है करप्शन जो है, आज रिसेंटली जो है जो लिकर गेट इधर भी जो दिल्ली में चला है वही तो कर्नाटक में भी जो लिकर जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है बोल रहे थे कि 500 करोड़ मांगा है सरकार ने, तो उनको सरकार चलाने की कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं तो करप्शन करो, नहीं तो ये सब चीज दाम बढ़ाओ। लेकिन अनिल थॉमस जी एक चीज और बड़ी खटाखट हो रही है, हम खटाखट बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं कि कर्नाटक में एक चीज और बड़ी खटाखट हो रही है कि आपकी पिछली सरकार की कई मामलों की जांच के लिए सिद्धारमैया जी खटाखट कमेटी बना रहे हैं वहां। तो बिल्कुल लालचंद जी, पिछले सरकार के भ्रष्टाचार के किसी भी मामले को छोड़ा नहीं जाएगा वहां पर। लगातार कमीशन बनाया जा रहा है, SIT अनिल थॉमस जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे जो 40% जो कमीशन के आरोप लगाए थे, तो पार्टी के नेता हमारा जो येडियुरप्पा जी ने, उनके बेटे विजेंद्र ने, सब लोग जो बोल रहे हैं तो आप जांच कराओ जो 40% जो कमीशन के आप जो है उसको जांच कराओ, मगर ये लोग वो नहीं करते हैं। तो आज जो पूरा जो वर्गाव चल रहा है, जो ट्रांसफर्स चल रहा है ऑफिसर्स के, वो भी बहुत बड़ा कमीशन लेके बहुत लाखों रुपए के जो पैसे लेके पूरा ट्रांसफर्स की धंधे में लगे हुए हैं सरकार। जी अनिल जी, जांच करने के लिए माइकल डी कुन्हा आयोग बना था, कमीशन बना था, उसकी जांच रिपोर्टें आई है। अब तो SIT का गठन किया गया है। आपके 300 है तो सिद्धारमैया जी की सरकार है, वो बनाई है। विनोद जी, अनिल जी को हम जस्ट आप उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं की बात कहीं का जोड़ रहे हैं। अभी लोकायुक्त जो है जिसपे 40% की बात हुई थी, इनके येदियुरप्पा के आरोप लगे थे, उनको उस आरोप से वहां लोकायुक्त कमीशन ने उनको मुक्त किया है, बरी कर दिया। लोकायुक्त ने कहा है कि इस तरह के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। नंबर 1 जो बात लालजी ने सवाल किया है कि अभी तक सिद्धारमैया की 18 महीने की सरकार में 10 ऐसे कमीशन बना दिए गए, और आप कमेटी बना के जो आप प्रेशर टैक्टिस करना चाहते हैं, खुद सिद्धारमैया का कंपटीशन अपने मिनिस्टर्स के साथ है, जैसे डीके शिव कुमार हो और वो हो, ठीक है। तो आप मुडा स्कैम में जैसे ही बीजेपी वहां एग्रेसिव हुई और सिद्धारमैया का रिजनेशन के लिए वो दबाव बढ़ना शुरू हुआ, तो वो आप सीधे करप्शन के चार्ज के दूसरी तरफ आप बीजेपी की डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो टैक्टिस है कि करप्शन के बदले करप्शन, ये कम से कम जनता वहां देख रही है। बिल्कुल। और इस बात को लेके कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स जब आप कहते हैं तो इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे फंडे से सिद्धारमैया जी अपने आप को निकाल ले जाएंगे क्या आगे चल के कर्नाटक में, और क्या होगा? और ये जो फ्रीबी पॉलिटिक्स है इसका और कुछ शॉर्ट सर्किट दिखाई पड़ेगा क्या? होगा तो जरूर हम लोग मिलेंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी जुड़ने के लिए, अनिल थॉमस जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब दिखाएंगे कि कैसे नक्सलियों के बुलेट पर इस बार बैलेट जो है बड़ा जबरदस्त भारी पड़ा है, इस पर करेंगे बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि लोगों ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है नक्सलियों को। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक, झारखंड के चतरा से लेकर गढ़चिरौली तक बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा, बड़ा जबरदस्त भारी पड़ा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 दशक बाद बिना हिंसा के भय मुक्त मतदान हुआ, और सिर्फ मतदान ही नहीं हुआ बल्कि आदिवासी इलाके में तो 74% रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। तो लोकतंत्र में चुनाव को लेकर लोगों में ये भरोसा बढ़ा है, इसका साफ पैगाम है, और चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की इसको सबसे बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। तो नक्सलियों के बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा है। 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों और कई राज्यों के उपचुनावों में बुलेट पर बैलेट जबरदस्त भारी पड़ा। झारखंड और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में इस बार भारी मतदान हुआ है। चतरा से लेकर गढ़चिरौली तक बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 दशक बाद बिना हिंसा के भय मुक्त मतदान हुआ, और आदिवासी इलाके में तो 74% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। तो भारी मतदान का संदेश क्या है? यह है कि लोकतंत्र में चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त भरोसा बढ़ा है। चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की यह सबसे बड़ी कामयाबी है। कई दशकों से नक्सली हिंसा से जूझ रहे इलाकों में शांतिपूर्ण और भारी मतदान। तो मोदी सरकार के दौरान देश में काफी सिकुड़ गया है नक्सल प्रभावित इलाका। 10 साल में तो जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा 70% कम हो गया, यह कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो सरकार के विकास कार्यक्रमों और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का यह सुखद नतीजा आप कह सकते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 का डेडलाइन दे ही चुके हैं। तो जिस तरह से बुलेट पर यह बैलेट जबरदस्त भारी पड़ा है, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जुड़ते हैं 2 संवाददाताओं से। शिशिर सेलार हमारे साथ मुंबई से और दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हैं। ये दोनों राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव हुए, दोनों राज्यों में नक्सल प्रभावित इलाके थे। तो हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मतदान हुआ है, खासतौर पर झारखंड की पहचान क्या थी? झारखंड की पहचान क्या थी कि झारखंड में 5 चरणों में मतदान होते थे। हमारे साथ शिशिर सेलार इस समय मुंबई से जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं शिशिर सेलार के पास। शिशिर, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली वो इलाका जिसके बारे में लंबे समय से, मैं कहूं कई दशकों से ये पहचान थी, गढ़चिरौली का भी और गोंदिया जिले भी, कि वो नक्सल प्रभावित इलाका है। वहां पर मतदान तो पहले छोड़िए, मतलब भारी मतदान तो छोड़िए, शांतिपूर्ण मतदान भी नहीं होता था। इस बार ये खबर आई है, तो क्या महाराष्ट्र का ये इलाका उन इलाकों में शामिल है जिसके बारे में गृह मंत्री कहते हैं कि मोदी सरकार के दौरान इन इलाकों में नक्सलियों का असर बिल्कुल कम हो गया है? बिल्कुल। इस वक्त अगर स्थिति देखें, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला, जहां पर एक वक्त ऐसा था जहां जो बैलेट है वो पहुंच नहीं पाते थे, मतलब इस प्रकार से स्थिति ये थी कि जो सरकारी अधिकारी है, जब मतदान की प्रक्रिया होती थी तो ऐसे में जो है कुछ जगहों पर इतने सुदूर इलाके हैं जहां पर पहुंचना भी मुश्किल होता था, और जिस प्रकार से गतिविधियां होती थी तो ऐसे में वहां पर काफी ज्यादा बंदोबस्त भी करना पड़ता था। लेकिन इस बार के हालात अगर देखा जाए, काफी अलग हालात है। जो आंकड़े इस वक्त हमारे पास आए, तकरीबन पूरे गढ़चिरौली जिले में 70-72% से भी ज्यादा जो है मतदान इस वक्त हो चुका है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, गढ़चिरौली का जो ग्रामीण इलाका है, हम शहरी इलाके की बात नहीं, गढ़चिरौली का शहरी इलाका जो शहर है वो अगर देखा जाए, साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो गढ़चिरौली के ग्रामीण इलाकों में
सबसे ज्यादा जो है मतदान हुआ है। इस वक्त जो खबर में हमारे पास आ रही है वो ये है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफी सुदूर इलाका है, यहाँ पे वोटों की गिनती हालांकि अब तक भी जारी है। जो हमने वहाँ के जिला माहिती अधिकारी उससे भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि आंकड़ा आखिर कितने पा रहे, लेकिन जो आंकड़ा इस वक्त जो मोटा मोटे मिल रहा है तकरीबन 72% से भी ज्यादा। और दूसरी बात, दक्षिण गढ़चिरौली का वो इलाका जो हम कह सकते हैं कि नक्सली गतिविधि का एक बेल्ट हुआ करता था, अहेरी का इलाका, अहेरी पूर्व का इलाका है, दक्षिण गढ़चिरौली का इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदान जो प्रतिशत यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत में देखने मिल रहा है। मतलब काफी स्पष्ट है कि जिस प्रकार से इस बार फोकस्ड करके जो प्लानिंग प्रशासन ने की थी, किस प्रकार से चुनाव कराना है, ये उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। यही हालात हमने देखे लोकसभा में, जब मैं वहां पर गया था, हमने वहां के इलाके की जानकारी भी प्राप्त की थी। तो इसी प्रकार से जो वहां का स्थानीय प्रशासन है वो एक दिन पहले ही वहां पर पोलिंग पार्टी भेज देता है, उनके साथ बाकी सभी इंतजाम जो है किए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रशासन के इंतजाम को तो बिल्कुल इसका क्रेडिट देना ही चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ दिवाकर कुमार भी जुड़ चुके हैं रांची से। दिवाकर, झारखंड वो राज्य जहां पर कि 5-5 चरणों में चुनाव होते थे। पिछली बार भी मुझे याद है अच्छी तरह से कि 5 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार एक तो 2 चरणों में चुनाव कराए और उसके बाद इस तरह का मतदान, क्योंकि झारखंड की पहचान तो नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में है ही, थी ही, बल्कि यूं कहिए अब जाकर ये सिकुड़ गया है। लेकिन ये जो कमाल हुआ है दिवाकर, इसमें प्रशासन, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, विकास योजनाएं, उन्होंने इन सारी चीजों ने मिलकर के नक्सलियों को एक तरह से फुस कर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर बुलेट पर बैलेट पूरे चुनाव में इस बार जो है ना वो हावी दिखा है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आप लगातार जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रयास किए थे, उसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसियों, सीआरपीएफ के जो सहारे जो स्टेट पुलिस ने एक तरीके से जो नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, आपको याद होगा बूढ़ा पहाड़, जहां की लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार करीब 60 सालों बाद वहां पर मतदान हुआ था, तो आप समझ सकते हैं उन जगहों पर मतदान कराया गया। उसके बाद जो सारंडे के जंगल है, उस इलाके में जो बहुत सारे जगह हैं, गढ़वा के कुछ इलाके हैं, गिरिडीह का जो पीरटाड़ का इलाका है, ये सब घोर नक्सल प्रभावित इलाके माने जाते हैं, जहां एक तरीके से अगर बूढ़ा पहाड़ की बात हम छोड़ दिए जाए तो सारंडा का है, चाहे पीरटाड़ का इलाका है, पारसनाथ के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ शाम में 5 बजे के बाद कोई चलना नहीं समझता था कि सड़कों पे वो चल सकता है, गाड़ियां भी बंद हो जाती थी चलने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार इलेक्शन कमीशन की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद जो सारे पदाधिकारी थे वो पहुंचे, और उसके बाद लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं और जो एक दूसरा पक्ष आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी योजनाओं की आप बात करें कि जो भी सरकारें, चाहे ये महाराष्ट्र में कहे या झारखंड में कहे, तो उन योजनाओं के जरिए ये हुआ है कि ग्राउंड जो जमीनी हकीकत है वो बदलाव हुआ है। ग्रामीण इलाकों तक सड़कें पहुंची है, दूर दराज के इलाकों तक सड़क पहुंचा है, पीने का शुद्ध जल मिल रहा है लोगों को। तो लोगों को जो एक कहते हैं ना कि फेथ, सरकार के प्रति विश्वास जो जगना, वो भी जगा है। और उसी का ये नतीजा है कि जो नक्सली एक तरीके से ग्रामीण इलाकों के घरों में जाकर कैंप जमाते थे, वो उनको अब ग्रामीणों ने भी खदेड़ना शुरू कर दिया है अपने इलाके से। तो ये सब संभव हुआ है। एक जो आप कह सकते हैं ना कि सब मिलकर अगर काम करते हैं तो उसका एक इंपैक्ट होता है। और नक्सलिये जो है वो एक तरीके से झारखंड में भी अब आखिरी सांसें गिन रही है, और कहा जाता है कि अगले 1-2 साल में झारखंड में नक्सली गतिविधियां खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा जो पारामिलिट्री फोर्सेस के इंतजाम किए गए थे, सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी, तमाम तरह की तैनाती का ये असर रहते। जी, गृह मंत्री ने, अमित शाह ने तो मार्च 2026 का डेडलाइन दे ही रखा है। और आपने सही कहा कि किस तरह से जो है ये इलाका होता था, हमें याद है, नक्सली कहते थे वोट डालोगे तो अंगूठा काट लेंगे, इस तरह की धमकी मिलती थी, ऐसे पोस्टर चलते थे। और अब अभी भारी मतदान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जुड़ने के लिए रांची से। इस बार भी आपको मैं लालचंद बीच में रोकता हूं। जी हाँ जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे दिवाकर। देखिए, इस बार भी कई जगहों पर फरमान इस बार भी नक्सलियों ने कई जगहों पर फरमान जारी किया था कि अगर वोट करेंगे तो आपके साथ बुरा अंजाम होगा। लेकिन नक्सलियों ने उनके सारे फरमान को एक तरीके से नेग्लेक्ट किया, भत्ता बताया। और मतदान केंद्रों पर जो तस्वीर आप कल देख रहे थे कि जो लंबी लंबी लाइनें थी वो कई आधा किलोमीटर तक नक्सली इलाकों में साफ हो जाता है कि लोगों का कितना भरोसा बढ़ा है। लोगों ने एक इंडिकेशन दिया है। और जो जी बिल्कुल, इससे ये साफ हो जाता है लोगों का कितना भरोसा प्रशासन पर,
और सुरक्षा बलों पर बढ़ा है और वो अब नक्सलियों से डर नहीं रहे। अगर कोई धमकी दे भी रहा है तो भी जाकर लाइन लगाकर वोट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जोड़ने के लिए और शिशिर आपका भी जोड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।